दोस्तों नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम मध्यकालीन भारत में मुगलकालीन भारत को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, खानज़ादा बेगम बहन थी, तो खानज़ादा बेगम जो है किसकी बहन थी? बाबर की, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं खानज़ादा बेगम तैमूर राजकुमारी थी जो उमर शेख मिर्ज़ा यानी बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा की बड़ी पुत्री थी। यह बाबर की बड़ी बहन थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? तो बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खां। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म है 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन 1483। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खां था। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को यानी 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और बाबर के पिता विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई थी और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया था। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पूरा वीडियो वॉच करके रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन रीड नहीं करेंगे ताकि कम समय में आप लोगों के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन किए जाएं, तो इसलिए आप वीडियो पॉज करके या आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। प्लीज़ वीडियो को एक बार सभी लोग आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणामस्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग कौन सा था? तो कौन सा था? दिल्ली व आगरा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेषासुरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? तो मुगलों की ओर से किसमें भाग लिया था उसने? इनमें से किसी भी नहीं। ठीक है, ये इसमें नहीं लिया था उसने। शेषा ने सर्वप्रथम मेदिनी रॉय के विरुद्ध चंदेरी के युद्ध में जो 1528 में हुआ था मुगलों की ओर से भाग लिया था, लेकिन खानवा के पश्चात बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी रॉय पर आक्रमण करके 1528 ईस्वी में उसे पराजित कर दिया और चंदेरी व्यापार एवं राजनीति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। चंदेरी की लूट में उसे अपार धन प्राप्ति हुई थी और इसी युद्ध में शेषासुरी बाबर की तरफ से लड़ा था। और चंदेरी के बाद हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में। इसमें बाबर और अफगान महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। और चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। और कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बाबर ने राणा सांगा को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया? तो बाबर ने राणा सांगा को किस में पराजित किया था? खानवा के युद्ध में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बाबर ने खानवा के युद्ध में जेहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये युद्ध था घाघरा का युद्ध जिसमें राणा सांगा को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खनवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो किस में हराया था? राणा सांगा के हराया था। अगला क्वेश्चन है, बादशाह का विरुद्ध जो है धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बादशाह के विरुद्ध जो है कौन था? बाबर था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खां के घर में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष की अल्प आयु में ही 1495 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा था और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद था? तो जहीर उद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? बाबर का। बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा तो इसे देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, सी राइट आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। और खानवा का युद्ध कब हुआ था तो 1528 में, सॉरी 27 में, यानी इसका डी हो जाएगा IV वाला। और चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 में। आप देख सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 यानी तीसरा, तीसरा किस में है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से तिथि क्रम व्यवस्थित कीजिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा, यानी दूसरा सबसे पहले राइट हो जाएगा, तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सर एक्सप्लेनेशन, पानीपत का प्रथम जो है 1526, खानवा का 1527, और घाघरा का 1529, और चंदेरी का 1528। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा का युद्ध लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था 1527 में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस युद्ध में बाबर ने जेहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया, युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है बीर खानवा का युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसमें उसने किसको पराजित किया था, राणा सांगा को। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में युद्धों में से किस में बाबर ने जिहाद की घोषणा की, तो जिहाद की घोषणा भी बाबर ने खानवा के युद्ध में ही की थी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है, इसको खानवा का युद्ध कहा जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है, मुगलों के नाम से, यानी मुगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप देख सकते हैं मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा के नाम से प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया एवं तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। बाबर को कहाँ दफनाया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बाबर को काबुल ले जाकर दफनाया गया था, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 26 जनवरी 1530 में मृत्यु के बाद बाबर को आगरा में दफनाया गया, किंतु बाद में शेरशाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफजई काबुल ले गई और जहां उसे एक उद्यान में दफना दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, आई भी राइट हो जाएगा। घाघरा का युद्ध जो हो जाएगा 1527, और खानवा का युद्ध हो जाएगा घाघरा का युद्ध 1529 और खानवा का युद्ध जो है 1527। अगला है, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर शासक जो है कृष्णदेव राय, जिसको दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय रहते थे। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा गया है। और 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने सालू नरेश इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य में तुलव राजवंश की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय 1529 ईस्वी में अपने मृत्यु से पूर्ण अच्युतदेव राय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और अच्युतदेव राय ने कृष्णदेव राय के जमाता राम राय को शासन में सहभागी बनाया था। तो यहाँ पे बाबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके पुत्र हुमायूं से संबंधित क्वेश्चनों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। हुमायूं का मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीनपना में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा 1564 में करवाया गया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। अगला है, हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था, तो किस स्थान में, बिलग्राम, यानी जो कन्नौज का युद्ध 1540 में जो हुआ था वही लड़ा था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध दोनों एक ही है, कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। हुमायूं एवं शेर खान के बीच निर्णायक युद्ध हुआ जहां हुमायूं पराजित हुआ
और 15 साल के लिए हुमायूं वहाँ से अपना निर्वासित जीवन व्यतीत करता है और 1555 में वापस लौट कर आता है और 1 साल फिर अपना राजगद्दी धारण करता है। वहाँ से भागकर आगरा गया, फिर वहाँ से लाहौर चले गया। शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगलों से उत्तर भारत की राजसत्ता छीन ली। किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था 1539 में, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह से पराजित होना पड़ा। हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी और हुमायूं ने अपने शासनकाल में विभिन्न युद्धों में भाग लिया था, जिसमें क्रमशः देवरा, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और सरहिंद आदि शामिल थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये स्टेनली लेनपूल ने कहा था कि हुमायूं का जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही वह जीवन से मुक्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था, यानी 1540 बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद 15 साल के लिए वो लाहौर चले जाता है, निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद 54 में वापस आकर फिर राजगद्दी धारण करता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर शाह को हराकर। सिकंदर शाह कौन था? ये जो है शेरशाह सूरी का पुत्र था। इसको पराजित करके हुमायूं दिल्ली की गद्दी को दोबारा हासिल करता है। आप देख सकते हैं हुमायूं एवं बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया था। ये सिकंदर शाह सूर कौन थे? वही शेरशाह सूरी के पुत्र थे। तब तक शेरशाह सूरी जो है की डेथ हो जाती है। सरहिंद के युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो गया तथा मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई और 23 जुलाई 1555 को दिल्ली में प्रवेश किया तथा दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की, यानी बाबर ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी में बैठा? ये देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, तो जो भी आपको एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था, यानी इसका बी राइट आंसर होगा, हुमायूं ने 2 बार राजगद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया और सरहिंद के युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का अंत हो गया तथा मुगलों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई और 23 जून 1555 को दिल्ली में प्रवेश किया तथा दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? तो उसका नाम था शाह तहमस्प फर्स्ट, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान पहुंचा। ईरान के शाह जो है तहमास्प जो है सफाविद वंश का दूसरा शासक था। इसी ने इसको स्वागत किया था और आगे की रणनीति के लिए हुमायूं को समझौता किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर-ए-अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो अमीर-ए-अखबार की उपाधि हुमायूं ने किसको दी थी? ख्वाजा मीर को दी थी, यानी ख्वाजा मीर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मीर की हुमायूंनामा, जिसे कानून ए हुमायूनी भी कहा जाता है, के लेखक ख्वाजा मीर को हुमायूं ने अमीर-ए-अकबर या श्रेष्ठ इतिहासकार की उपाधि से नवाजा था। अब हुमायूं के पुत्र अकबर से संबंधित क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर के समय, प्लीज़ आप उससे पहले आप लोग वीडियो को सभी एक बार लाइक कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? तो अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? आसफ खां, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गोंडवाना का हिंदू राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक फैला हुआ था। वहाँ का शासक वीर नारायण था, लेकिन उसके वयस्क हो जाने के पश्चात भी उसकी माता दुर्गावती उसके संरक्षक के रूप में शासन की देखभाल कर रही थी। अकबर ने आसफ खां को गोंडवाना की विजय के लिए नियुक्त किया और रानी दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया। तो वीर नारायण के घायल हो जाने के कारण युद्ध से हटना पड़ा और रानी दुर्गावती भी तीरों से घायल हो गई और उसने वहीं पर अपनी छाती में कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली थी।
अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख था, ये इसमें सही नहीं है। बाकी तीनों बादशाह शरीयत को बदल सकता था, बादशाह उलेमा से ऊपर था और बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख था। तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो इसमें देख लेते हैं। इसका फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1574, ये रॉन्ग हो जाएगा। 1575 में की गई थी। इस फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना जो बनाया था अकबर के द्वारा, उसकी स्थापना 1575। बाकी पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, तीर्थ यात्रा कर अकबर ने बंद किया था 1563 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये तीनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो अकबर ने काबुल का गवर्नर किसे नियुक्त? बख्तुन्निसा बेगम को, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1581 में ईस्वी में अकबर ने काबुल पर धावा बोला और उसे अपनी बहन बख्तुन्निसा बेगम को, जो ख्वाजा हसन की पत्नी थी, को दे दिया, लेकिन राजनीतिक प्रयोजन से हाकिम मिर्जा को पुनः कार्यभार सौंप दिया गया। अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था? तो वो थे जॉन मिल्डेन हॉल, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में भारत आया, जिसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था। और थॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। सर थॉमस नोरो विट्रेन के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा और 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला है अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ कैसे? अधिक मद्यपान के वजह से, यानी अधिक मद्यपान से। अगला क्वेश्चन है अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा, लेकिन मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग में से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रे के निकट पहुंचा और राणा प्रताप भी मुगल सेना का सम्मान करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया। फलतो जो युद्ध हुआ वही हल्दी घाटी के युद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें राणा पराजित हुए और उसे अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। इसके पीछे की मेन रणनीति थी मान सिंह, जिसको अकबर ने अपनी तरफ मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? मेवाड़ और मुगलों के बीच हुई थी और 1576 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? तो अकबर जो है सर्वधर्म संभाव, यानी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था, इसीलिए अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा था? बदायूं ने, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बदायूं अकबर की धार्मिक नीति का कटु आलोचक था। उसने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में अकबर की धार्मिक नीति की कटु आलोचना की थी तथा अबुल फजल को अकबर का चापलूस बताया था और बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताते हुए उसे इस्लाम विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची तैयार की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? तो घोर आलोचक कौन हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर बदायूं हो जाएगा। अगला है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। तो जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में, 1564 ईस्वी में किया था, तीर्थ यात्रा कर के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। कौन सा काम अकबर ने कब किया था? ठीक है, उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर को हटाया था और 1564 में उसने जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1564 में। अगला है अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम में सजाने के लिए बात कर रहा है, तो इसको देख लेते हैं। इसका सी राइट आंसर हो गया। सबसे पहले उसने मालवा जीता, मालवा के बाद उसने गुजरात, गुजरात के बाद उसने जो है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के बाद उसने कश्मीर, कश्मीर के बाद उसने सिंध और अंत जो विजय की थी अकबर की असीरगढ़ की विजय थी, यानी छठा सबसे लास्ट में हो जाएगा। आप देख सकते हैं मालवा 1561, गुजरात 1572 से 73 में, हल्दी घाटी 1576, कश्मीर 1586, सिंध 1591 और असीरगढ़ की विजय जो अकबर की अंतिम विजय थी 1601 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? तो धार्मिक नीति से संबंधित कौन नहीं था? हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि ये युद्ध था, वहाँ की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, ये भी धार्मिक नीति से संबंध था। इबादत खाना धार्मिक नीति से था। दीन इलाही का संबंध भी इसी से था। आप देख सकते हैं इनकी स्थापना कब की थी अकबर ने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं के नीचे कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई थी, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति की थी, उसके बाद इबादत खाने का निर्माण और अंत में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं तीर्थ यात्रा कर 1563, जजिया 1564, इबादत खाना 1575, दीन इलाही 1582 में। अगला है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन इलाही एक धर्म था? किसके अनुसार था? अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करेंगे, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए जीते हुए प्रदेश वापस करना, ये नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मजहर जारी करने का वर्ष था। तो मजहर जारी करने का वर्ष था 1579, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया था और इसी इबादत खाने में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे और 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना खोल दिया था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करवाया था, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया था। अगला है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की सख्ती पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा की जारी किया था? क्यों, तो किसने किया था? अकबर ने, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1579 में मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक ने मजहर का प्रारूप तैयार किया था। इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला था। कब खोला था? 1578 ईस्वी में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1575 में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो अकबर के द्वारा ही ये उपाधि धारण की गई थी। आप 2 सितंबर 1579 को शेख अब्दुल नबी काजी जलालुद्दीन शेख मुबारक अब्दुल्ला सुल्तानपुरी सरीखे कुछ उलेमाओं ने एक फतवा जारी किया था। इस फतवे में अकबर को इमाम ए आदिल सुल्तानुल इस्लाम अमीरुल मोमिन जिल्ले अल्लाह घोषित किया था। अगला है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अकबर ने सबसे पहले जो है अहमदनगर में आक्रमण किया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो अकबर ने 1591 में दक्षिण भारत राज्यों के शासकों के पास संदेश भेजा कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। खानदेश मुगलों की सीमा से सबसे नज़दीक था। उसने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन अन्य राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप 1599 में स्वयं अकबर ने सेना का नेतृत्व किया और सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1600 ईस्वी में इसे जीत लिया। इस समय अहमदनगर पर नियंत्रण किसका था? चांद बीवी का था। और 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीत लिया। यह उसका अंतिम आक्रमण था। और असीरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि इस किले को अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। तो मनसब प्रणाली 1575 में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महान मुगल सम्राट अकबर के जीवनी की अंतिम विजय थी। तो अंतिम विजय असीरगढ़ की, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका भी एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1580 और 81 ईस्वी में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट था। तो कौन सा था? असंतुष्ट अमीरों व अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम को अपना शासक घोषित करना। आप इसको देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर के समकालीन नहीं है? तो इसमें लाहौरी जो है अकबर के समकालीन नहीं था, बाकी तीनों इसके समकालीन माने जाते हैं। अगला है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो ये अकबर के शासनकाल में अकबर के विरुद्ध ही फतवा जारी किया गया था। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अगला है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी, किसकी थी? हुमायूं की। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम
था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे रीड कर सकते हैं। हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का विवाह हुआ था। यह अकबर की माँ थी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में, और हुमायूं का जन्म माहम सुल्तान के गर्भ से हुआ था। कामरान और अस्करी का जन्म गुलरुख बेगम के से तथा हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची के गर्भ से हुआ था। हुमायूं लोग जो है 4 भाई थे। इसने जो है उसी टाइम जो है अपना शासन जो है 4 भागों में विभाजित कर दिया था, अपने भाइयों को बांट दिया था। और 1540 में जब कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध हार जाता है हुमायूं, 1554 में वापस आता है तो अपने भाइयों को साथ लेकर युद्ध करता है। उसके बाद दोबारा राजगद्दी हासिल करता है। बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने जो है अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने गुजरात विजय 1572 और 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाज़ा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि प्रासी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था? तो ए गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजे को अकबर की अपनी किस विजय की स्मृति में निर्मित करवाया गया था? यानी इसका भी ए राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उसकी गुजरात विजय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विजय के पश्चात फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो कौन थी? माहम अनगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अकबर की धाई माँ, अर्थात धाई माँ का मतलब है सौतेली माँ, जिसने अकबर का पालन पोषण किया था। मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। इतिहासकारों ने इस काल को पर्दा शासन या स्त्री शासन या पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस टाइम अकबर जो था नाबालिग था, इसीलिए माहम अनगा के हाथों में शासनकाल आ गया था। ये देख सकते हैं अकबर राज्याभिषेक के समय उसकी आयु 13 वर्ष 4 माह थी और अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान कर अपना वकील ए सल्तनत तथा प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और अकबर के समय का पहला विद्रोह 1564 उज़बेकों ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो माहम अनगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम था, तो क्या था? अकबर। अगला है, मुगल काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? वो था हेमू। ये हेमू कौन था? ये शेषा सूरी का सैनिक था या उसका संरक्षक था। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था और रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता था और इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा था। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया, जिनमें से उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। और दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य के नाम से अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। और अकबर के शासनकाल में 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू और मुगलों से मुकाबला हुआ था। अर्थात हेमू और मुगलों का मतलब है शेषा सूरी का बेटा जो, और इनके बीच युद्ध हुआ था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया और बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई, अथवा विकल्प भी राइट हो जाएगा। अगला है, अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? पानीपत में। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर
1556 बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा था? तो कर्नल टॉड को ही राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल टॉड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा था। कर्नल टॉड ने उदय सिंह के बारे में कहा था कि मेवाड़ के लिए यह कितना अच्छा होता यदि वहाँ का इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम भी अंकित न करता। मजहर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। अगला है, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो इसका सी राइट बैजू बावरा हो जाएगा। बाकी रहीम, टोडर और बीरबल उसमें शामिल थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना ये उसका उद्देश्य था। आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चांद बीबी रानी थी किसकी थी? बीजापुर की। चांद बीबी जो है बीजापुर की रानी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, जिसका विवाह जो है बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह के साथ हुआ था। और 1580 ईस्वी में पति की मृत्यु हो जाने पर वह अपने नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को बीजापुर के 5वें सुल्तान की अभिभावका बन गई थी। और 1584 ईस्वी में चांद बीबी बीजापुर से अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गई। और 1593 में मुगल सेना ने अहमदनगर पर राज्य पर आक्रमण किया। और संकट की इस घड़ी में चांद बीबी ने अहमदनगर की सेना का नेतृत्व किया और मुगल फौज से बहादुरी के साथ सफलतापूर्वक मोर्चा लिया था। अगला है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, कौन सी थी? कांधार विजय। आप देख सकते हैं इसमें कांधार विजय अकबर की वो विजय बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी। अगला है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति, संतुलित मनोवृत्ति एवं तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहलाने लगा। और इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं, अभी तो इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो इसको राजा मानसिंह को ही फरजंद की उपाधि दी थी अकबर के द्वारा। राजा मानसिंह आमेर यानी जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा थे। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें फरजंद या पुत्र की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो जगत गुरु की उपाधि अकबर ने हरिविजय सूरी को दी थी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिविजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा, जिसने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला है, अकबर के मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि उसने कई धर्मों, जातियों, राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक साथ सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो किसने की थी? अकबर ने, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो अकबर के द्वारा। भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल से संबंध की जा सकती है? तो चंगेज खान के शासनकाल से संबंध मानी जाती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो राजा टोडरमल ने जो व्यवस्था किया था, जब्ती व्यवस्था को। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 में आईने दहसाला या जब्ती प्रणाली, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, नामक कई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। अगला है, तुलसीदास समकालीन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर के समकालीन थे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुलह एक कुल की धारणा थी, क्या थी? वो थी बदहतुल वजूद के सिद्धांत पर सुलह एक कुल की धारणा आधारित थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि सुलह एक कुल क्या है और इसकी किससे संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वदह उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था का अभिप्राय है? तो ईश्वर की एकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर की एकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, को स्वीकार किया था? तो अकबर ने ही स्वीकार किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए थे? तो राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के अकबर ने ही चलाए थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा अब अगला टॉपिक है जहांगीर। एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो सभी लोग जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब जहांगीर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? तो जहांगीर जो है अफीम का बहुत शौकीन था, इससे बहुत नशा करता था, इसलिए साथ में जो है साहब बेगम, यानी निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? साहब बेगम ने, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानबाई साहब बेगम भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन थी। ठीक है, इसका विवाह जहांगीर से हुआ था और साहब बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। इसका मकबरा इलाहाबाद के खुसरो बाग में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो बैरम अबुल फजल की हत्या जो है वीर सिंह देवबुंदेला ने की थी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राजा वीर सिंह बुंदेला ने सलीम यानी जहांगीर के आदेश पर अबुल फजल की हत्या की थी। अकबर इस हत्या के कारण जहांगीर तथा वीर बुंदेला से नाराज था। सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो कितने वर्ष तक रहा था? तो वो 3 वर्ष तक रहा था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थॉमस रो दूत के रूप में किसके न्यायालय या दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था, यानी सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था, कहाँ से भेजा गया था? जहांगीर के दरबार में भेजा गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? जहांगीर के, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर थॉमस रो किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से ही इसने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? यानी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट का नाम था? तो कौन? इसका नाम था जहांगीर। ये जहांगीर था जिसने जो है मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों में के प्रयोग में इसने निषेध का लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? तो जहांगीर के द्वारा ही किए गए थे। जहांगीर काल में तमगा और बीर बहरी से आशय था, तो ये जो है नदी मार्ग के चुंगी कर थे, इसका संबंध करों से, टैक्स प्रणाली से था। अगला है, जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो प्राकृतिक विषयों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध जो था वो था उस्ताद मंसूर। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नादिर उल असर की उपाधि किसने धारण की थी? तो नादिर उल असर की उपाधि जो है उस्ताद मंसूर ने ही धारण की थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था में किसने 2 अस्पा सिंह अस्पा का पद सृजित किया था? तो ये जहांगीर ने ही धारण किया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। आप देख सकते हैं 2 अस्पा का मतलब है मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा का मतलब है मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। अगला है, वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? तो इसका भी राइट आंसर जहांगीर, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? तो ये जहांगीर ही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने सफलतापूर्वक विद्रोह करके जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो ये बनाया था महावत खां ने, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? तो खुर्रम को ही नूरजहां ने संरक्षण दिया था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया था, और इस गुट के प्रमुख सदस्य एतमाद उल दौला यानी मिर्जा गयास बेग, नूरजहां का पिता, असमत बेगम नूरजहां की माता जिन्होंने इत्र का भी आविष्कार किया था, और आसफ खां नूरजहां का भाई एवं शहजादा खुर्रम बाद में शाहजहां। तो स्पष्ट है कि नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में खुर्रम को ही संरक्षण दिया था। ये खुर्रम वही है जो बाद में शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है।
मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो जहांगीर चित्रकला का बहुत पारखी था, इसी के लिए उसके दरबार में चित्रकार भी थे। कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट मर्मज्ञ था? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जहांगीर को माना जाता है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? तो तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो बिशनदास था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसके शासनकाल में पेट्रोट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था? तो जहांगीर के शासनकाल में। चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप जहांगीर राइट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नूरजहां पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? मिर्जा गयास बेग की, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है, वह कौन था? वो मुगल बेगम नूरजहां थी, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से 1611 ईस्वी में विवाह कर लिया, उसे नूरमहल की व नूरजहां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, वह जहांगीर के साथ झरोका दर्शन में जाने लगी, सिक्कों पर उसका नाम अंकित होने लगा, बादशाह के आदेश पत्रों पर बादशाह के हस्ताक्षर के अतिरिक्त बेगम नूरजहां का नाम भी लिखा जाने लगा। उसका नाम जो है मेहरुन्निसा था, नूर जो है उसको नूरजहां जहांगीर ने नाम दिया गया था। नूर का मतलब होता है चंद्रमा। अगला है, मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाबों के फूल से इत्र निकालने की विधि खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? इसका अस्मत बेगम को, नूरजहां की माताश्री को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता स्वीकार किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया? तो जहांगीर के शासनकाल में पराजित किया गया। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन प्रांत गठन किया गया था? तो उड़ीसा नवीन प्रांत का गठन किया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? तो वो था चंदू शाह के कहने पर। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड क्यों दिया था। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया था। वह भागकर पंजाब भाग गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया, आश्रय दिया था। इसी से जहांगीर क्या है, नाराज हो जाते हैं और इसीलिए उसको मृत्युदंड गुरु को दिया जाता है। अगला है, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया था? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गुरु अर्जुन देव को, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमारों खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने ही संरक्षण दिया था, उनको बाद में फांसी दे दी गई थी। शाहजादा खुसरो को दफनाया गया था, कहाँ दफनाया गया था? इलाहाबाद में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा शाहजहां। ठीक है, बाबर कंप्लीट हो गया, बाबर के बाद हुमायूं कंप्लीट हो गया, हुमायूं के बाद अकबर कंप्लीट हो गया, अकबर के बाद जहांगीर और अंतिम है हमारा शाहजहां, शाहजहां के बाद उसका पुत्र औरंगजेब। प्लीज़ आप लोग एक बार सभी लोग वीडियो लाइक कीजिए। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुड़ समुद्र की पदवी से प्रदान की थी? किसको की थी गुड़ समुद्र की उपाधि? लाल खां को, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने लाल खां यानी बिलास खां के दामाद को गुड़ समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। वह कौन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसके अकाल के समय किसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की? वो शाहजहां ही था जिसके समय अकाल पड़ा था और किसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुड़ समुद्र की पदवी प्रदान की थी? तो लाल खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो खाने जहां लोदी का विद्रोह भी शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन इसका रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस मुगल बादशाह ने निष्फल एवं मध्य एशियाई नीति पर खजाने का एक बड़ा भाग व्यय किया था? तो ये शाहजहां के द्वारा ही किया गया था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका भी एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां।
किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? तो इसका भी शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबंध नहीं था? तो इसका जो है 1642 का संबंध इससे नहीं है। बाकी तीनों युद्ध जो पानीपत के प्रथम और द्वितीय और तृतीय के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो इसमें डोमिंगो पेस नहीं आया था, बाकी तीनों आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त किया था? तो सिजदा एवं पैबौस जो प्रथा थी, इसको समाप्त किया था शाहजहां ने। अंतिम क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था? तो करतारपुर का युद्ध शाहजहां ने गुरु गोविंद सिंह के बीच लड़ा था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अंतिम टॉपिक है हमारा औरंगजेब, शाहजहां के पुत्र की बात करेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल पर शहर पर अधिकार कर लिया, वे अनुयायी थे, कहाँ के थे? रविदास के अनुयायी थे, संत रविदास के। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंदाना व अखन्ना किस राज्य के शक्तिशाली थे? तो ये गोलकुंडा के थे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? औरंगजेब के शासनकाल से, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारी की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ। कौन हुआ था? औरंगजेब। आप इसका भी एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो ये औरंगजेब ही था जिसके शासनकाल में मुगल बादशाहों में के राज्यकाल में सर्वाधिक संख्या राजपूत मनसबदारों की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस निकोली मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है, निवासी था? तो मनुची कहाँ का निवासी था? वेनिस का, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ की रचयिता निकोलो मनुची मूल निवासी था, कहाँ का था? वेनिस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन एक फ्रांसीसी था? तो फ्रांसीसी वर्नियर फ्रांसीसी था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक राजपूत राजा ने औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में एक चेतावनी लिखित रूप से भेजी थी, उसका नाम था? तो उसका नाम था जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? तो शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित था, वह वहीं उनका परिवार और खजाना रखा था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसने प्रदान की थी? तो मिर्जा राजा की पदवी जो है जय सिंह ने प्रदान की थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था, तो 1679 में, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था? कौन सा नहीं था? प्राकृतिक आपदाएं नहीं था, बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शाइस्ता खान ने अपना अंगूठा खोया था, किस में खोया था? लाल महल में, यानी इसका भी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर बी और सी दोनों दिया गया है, तो इसमें शाइस्ता का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें डी, औरंगजेब के शासनकाल में मनुची भारत आया था, बाकी ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सी जोड़ी सुमेलित है पूछ रहा है? तो इसका धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह दोनों आपस भाइयों के बीच हुआ था, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिल्कियत शब्द है, तो मिल्कियत शब्द क्या है? एक अरबी शब्द था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो ये औरंगजेब का ही सबसे बड़ा साम्राज्य था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? तो ये था औरंगजेब, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ से हुआ था, जो शाहजहां की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर के नाम से पुकारते थे मुस्लिम, इस कारण इसका नाम क्या था? औरंगजेब का सात्विक जीवन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद कराने का प्रयास किया था? वो अकबर के द्वारा किया गया था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयसिंह को राणा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दी थी? तो औरंगजेब के द्वारा ही जयसिंह को राणा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
निम्न में से किसने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दारा सिकों को मूलहित किसने कहा था? तो दारा सिकों को मूलहित किसके द्वारा कहा गया था? इसका राइट आंसर जो है मूलहित औरंगजेब सहित अन्य भाइयों के द्वारा, यानी शुजा, मुराद और शाह के द्वारा कहा गया था। इसलिए इसमें से ऑप्शन 1 में भी राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो भरतपुर की स्थापना चूड़ामन के द्वारा की गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो संत समर्थ रामदास को जो है औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित माना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? तो ये अकबर के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? तो दक्कन का ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम उत्तराधिकारी हुआ। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया था? तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में लगभग स्वतंत्र हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।